हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपको चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे कर के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को नोट्स के फॉर्मेट में आपको हम पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है। जब हम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना शुरू किए तो उस टाइम एक चीज़ मुझे कमी दिखी कि एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी समय लग रहा था। कोई ऐसा शॉर्ट नोट्स नहीं मिल रहा था जिससे स्टूडेंट क्या करे 10 से 15 मिनट में चीज़ों को समझ ले और रिवीजन कर ले। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम आया था कि एक चीज़ हम इसको करेंगे ज़रूर। वो चीज़ हम आज धरातल पर लेकर आए हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर होगा वो काफ़ी 10-15 मिनट में आप सारी चीज़ों को समझ जाइएगा। जो 4-5 पेज में ही आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। इससे अलग आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता बुक की नहीं पड़ेगी। अब एनसीईआरटी पढ़े क्यों? तो ये जब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे आजकल तो आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल एनसीईआरटी सिर्फ यूपीएससी, बीपीएससी तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि यूपीएससी या किसी अदर स्टेट का अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो उसके तहत ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार अब वनडे एग्जाम में भी हो गया है। जैसे आप बिहार एसआई का मेंस दिए होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। ठीक है। और हमें कुछ चीज़ों की आइडिया है कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम करना है, क्योंकि हमने जब इसका प्रिपरेशन किया है सिविल सर्विस का तो इस चीज़ को अनुभव किया है, चीज़ों को हैंडल किया है तो समझ में आया। हमने बीपीएससी 70वीं का जो है इंटरव्यू दिया था तो चीज़ों इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इससे आपको 3 चीज़ें फ़ायदा होगी। हम इसको इसलिए ही लंच किए हैं। क्या क्या फ़ायदा होगी? तो फर्स्ट नंबर में आपका समय बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? आप जो चीज़ बुक को पढ़िएगा तो आपको 2 घंटे लग रहे थे, या फिर यूट्यूब पर किसी टीचर से अगर आप बुक का रीडिंग करवा रहे हैं, जैसे केवल रीडिंग कर दिए बुक का, आप सुन लिए तो आपको लगभग 1 घंटे का वीडियो बन रहा था। ठीक है। हम इन सब चीज़ों को मात्र आपको 20 मिनट में समझा देंगे और एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। टोटल चीज़ कवर होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है वैसे वैसे ही बताएंगे, कोई अलग से नहीं छोड़ेंगे और ना ही एक्स्ट्रा कहीं अलग से लाएंगे। जो एनसीईआरटी कहता है सिर्फ उसी को बताएंगे। एक पॉइंट आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा कि आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से आपको नोट्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी आपका समय बच जाएगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड रहेगा और टेलीग्राम पर भी हम डाल देंगे। वहाँ से आप कलेक्शन इसका कर लीजिए और एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो आपको जब जब 6-6 मंथ पर एक बार क्या करना है, पूरे चीज़ को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। तीसरा क्या कि आप कंटेंट डिलीवर करने का जो मेरा प्रोसेस है, तरीका है, काफ़ी आसान तरीके से हम चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है। तो इससे भी आपका क्या होगा, समय बचेगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे 3 चीज़ें आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। बाकी आप 3-4 वीडियो मेरा देखिएगा तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि हम क्या चीज़ आपको देना चाह रहे हैं। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज का जो कक्षा है वो एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का रहेगा, चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो क्या है, भोजन के घटक। मतलब जो भी भोजन होते हैं, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, उसके कौन कौन घटक होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। एनसीईआरटी बुक ने सबसे पहले खाद्य पदार्थ को परिभाषित किया है। वो सिंपल तरीके से लिखते हैं कि जिन्हें हम खाते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे चावल, दाल, चपाती, मछली, सब्जियां, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है। कोई भी कच्चा सामग्री ले लीजिए, जैसे सेव हो गया या कोई खाद्य पदार्थ, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ आवश्यक घटक होते हैं। और इस घटक को ही उन्होंने क्या कहा है कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। अब मुख्य रूप से कौन कौन पोषक तत्व होते हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सब चीज़ों को बताया गया है कि ये मुख्य
पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा भी हमारे शरीर के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होते हैं, जैसे रुक्षांश और जल। ठीक है, रुक्षांश का मतलब आप समझिए कि फाइबर, रेशा को ही रुक्षांश कहा जाता है। जैसे कि आप चोकर ले लीजिए, ब्राउन राइस ले लीजिए, ये सब रुक्षांश के कैटेगरी में आते हैं। आगे इसको विस्तार से बताया गया है एनसीईआरटी बुक में ही, हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप समझ चुके होंगे कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं और हमारे शरीर के लिए कौन कौन पोषक तत्व होते हैं और क्या क्या आवश्यक है। आगे जैसे पोषक तत्व आप पढ़ लिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। इसका परीक्षण भी किया गया है। खैर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षण करना, लेकिन चीज़ें आप समझे रहिएगा तो आपके काम का ही है। जैसे पोषक तत्वों का परीक्षण बताया गया है कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी परीक्षण करने के लिए, ओबियसली है, बिना चीज़ों की आप परीक्षण कर नहीं पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको आयोडीन का विलयन चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए, कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जल और टीचर आयोडीन मिला लीजिएगा, तो ये विलयन आपको रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जल और कॉपर सल्फेट मिला लीजिएगा तो ये विलयन आपको बन जाएगा। उसी प्रकार से जल और कास्टिक सोडा मिला लीजिएगा तो ये विलयन क्या होगा, आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये विलयन हम लोग बना लिए। अब चलते हैं परीक्षण करने के लिए कि कैसे परीक्षण करेंगे। सबसे पहले बताया गया है एनसीईआरटी में कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये कई प्रकार के होते हैं, मंड के रूप में, शर्करा के रूप में एवं अन्य रूप में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, मतलब कि मंड उसमें उपस्थित है या नहीं है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी खाद्य पदार्थ को लेंगे या कच्ची सामग्री को लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कच्चा आलू को लिया काट कर। ठीक है, ऐसे आलू होता है, उसको हमने कट कर दिया, आपको आधा बीच बीच से कट कर दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। इस पर हमने क्या किया कि तनु आयोडीन विलयन का 2 से 3 बूंद गिरा दिया। ठीक है, जब आप इस पर डालिएगा तनु आयोडीन विलयन को तो इसका कलर जो होगा, ये जो कलर होगा ये क्या हो जाएगा, नीला या काला। यदि नीला या काला हो जाता है तो समझ जाइए कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको मंड उपस्थित है, मतलब कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यदि नीला और काला नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि नहीं है इसमें। बस हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर लिए। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए। किस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी हम लोग को। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी खाद्य पदार्थ का पेस्ट लेना है या चूर्ण लेना है। ठीक है, यदि पेस्ट और चूर्ण के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, तो उसको कूट के आप पेस्ट बना लीजिए या चूर्ण बना लीजिए। उसमें हल्का जल डाल दीजिए कि थोड़ा सा हो जाए आपका लिक्विड फॉर्मेट में, हल्का सा। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्मेट में हो जाएगा तो उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालिए और 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल दीजिए। ठीक है, अब इसका कलर यदि बैगनी कलर का हो जाता है तो क्या है, इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, आप दूध को ले लीजिएगा और दूध में क्या कीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। अगर इसका चेंज हो जा रहा है कलर बैगनी कलर का तो समझ जाइएगा कि क्या इसमें आपका प्रोटीन मौजूद है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर लिए, प्रोटीन का कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग वसा का करेंगे कि किस चीज़ में वसा है या नहीं है, इसको कैसे पता लगाएंगे। आप किसी खाद्य पदार्थ को ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मूंगफली को ले लिए, एक मूंगफली ले लीजिए, 3-4 ले लीजिए, उसको कागज़ में लपेट दीजिए। ठीक है, कागज़ में यहाँ पे हमने लपेट दिया और इसको कूच दीजिए। ठीक है, इसको कूच दीजिए, इतना नहीं कूचना है कि कागज़ फट के बाहर आ जाए, उतना नहीं कूचना है, हल्का कूचना है। कूचने के बाद उसको मूंगफली को निकाल देना है। उसके बाद में पेज को क्या करना है कि ऐसे ओपन करना है। ओपन करके देखना है कि इस पर आपको तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि यहाँ पे तेल के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइएगा कि क्या उसमें वसा अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग 3 चीज़ों का परीक्षण कर लिए। क्या क्या भैया, तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये परीक्षण जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बस कभी अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि अगर आप नीला या काला रंग हो जा रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है, ऐसे करके क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। एनसीईआरटी कहता है, क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दो चीज़ें शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, ऊर्जा देने वाला भोजन। ये दोनों क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं शरीर को, इसीलिए इनको बोला जाता है ऊर्जा देने वाला भोजन। उसमें भी कहा गया है कि भैया कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलता है, तो वसा में मिलता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में जो है अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ पिक्चर दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, कौन कौन है, तो बजरा है, चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है। ये सब आपको ध्यान भी रखना है कि बजरा इस सब में क्या क्या पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वसा के भी कुछ स्रोत दिए गए हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में है मूंगफली, तिल और गिरी। वहीं जंतु स्रोत में मछली, मांस और अंडा, ये सब क्या है, वसा के स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है प्रोटीन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन जो है क्या है, शरीर को वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन एराइज होगा कि शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर वर्धक हम लोग किसको बोलेंगे, प्रोटीन को बोलेंगे। एक कई बार पूछा भी गया है। इस फिगर को भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, प्रोटीन के कुछ स्रोत बताए गए हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में आपको मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सब बताया गया है। उसी प्रकार जंतु स्रोत में पनीर, मछली, मांस, अंडा, दूध, ये सब बताया गया है। तो ये सब आपको ध्यान भी रखना है, ये नहीं कि पढ़ के इसको बस छोड़ देना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन राइज होगा। अब एनसीईआरटी ने विटामिन के बारे में बताया है कि विटामिन से आप क्या समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है। रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आँख, अस्थियाँ, दांत, मसड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसके अलावा शरीर की रक्षा के अलावा ये सब भी करने में ये सहायक होता है। उसके बाद एनसीईआरटी में आपको विटामिन के प्रकार के बारे में बताया गया है कि विटामिन जो होते हैं इनके प्रकार भी होते हैं, ABCD इस फॉर्मेट में। ठीक है, और ये अल्प मात्रा में सभी विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। ये नहीं कि एक विटामिन ज़्यादा कम, नहीं, सब थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब आवश्यक है। कोई विटामिन की कमी होगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपको शरीर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के विटामिन के बारे में। पहला है आपका विटामिन A, दूसरा B, C और D। ए के बारे में बताया गया कि ये जो विटामिन है ये हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन ए के स्रोत भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूध, पपीता, गाजर, ये सब दिए गए हैं। इसके अलावा बी के बारे में बताया गया है कि विटामिन बी को कह रहा है कि बी को हम लोग बी कम्प्लेक्स कहते हैं। कब, जब ये समूह में रहते हैं, जैसे कि B1, B2 ऐसे करके, B6, B12 ऐसे करके विटामिन बी का फॉर्मेट होता है, एक समूह होता है। इस समूह को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो बी कम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी के कुछ स्रोत भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बताया गया है कि रोगों से लड़ने में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसके कुछ स्रोत आप यहाँ देख सकते हैं, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विटामिन डी के बारे में कहा गया है कि ये जो है अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करते हैं। ठीक है,
ये अस्थि और दांत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन? तो विटामिन डी। विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सब विटामिन डी के स्रोत दिए गए हैं। तो हम लोग इस चीज़ को समझ लिए विटामिन के बारे में कि विटामिन का प्रकार, 4 प्रकार के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, ए, बी, सी और डी। किसका क्या उपयोग है, इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अल्प मात्रा में सभी ये आवश्यक है, ये भी चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब आगे एनसीईआरटी में आपको खनिज लवण के बारे में बताया गया है कि खनिज लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो बताया गया कि खनिज लवण ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग के शरीर में अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। मतलब शरीर के विकास और अच्छा आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, लेकिन अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ कुछ आपको खनिज लवण के फिगर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत बताए गए हैं, फास्फोरस के कुछ स्रोत और कैल्शियम के कुछ स्रोत, उसी प्रकार से लोहा के कुछ स्रोत जैसे कि सेव। ठीक है, कैल्शियम में आपको दूध और अंडा बताया गया है, फास्फोरस में केला, दूध बताया गया है, आयोडीन के कुछ स्रोत में मछली, अदरक, ये सब आदि बताए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे कहा गया है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सेव को ले लेते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें एक ही चीज़ पाया जाता है, ऐसा नहीं है भाई। इसमें किसी चीज़ की मात्रा अधिक है, जैसे गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं पाई जाती है, बाकी चीज़ें भी उसमें पाई जाती है, लेकिन वो उसकी मात्रा कम रहती है। तो जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, महत्व देते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि चावल को ले लीजिए, उसके अपेक्षा दूसरे पोषक तत्वों को लीजिएगा तो चावल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, हमने एरो करके यहाँ समझाया भी है कि कार्बोहाइड्रेट चावल में अधिक होता है, इसीलिए चावल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। एनसीईआरटी ने इसको कहा है कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, किसको, तो चावल को। तो आपको भी ये मानना है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे है जो हम लोग रुक्षांश शुरू में पढ़े थे उसके बारे में, आहारी रेशे। ठीक है, इसी को हम लोग रुक्षांश कहते हैं। अब इसको फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसकी आपूर्ति कहाँ से होती है, तो मैक्सिमम आपूर्ति आपको पादप उत्पादों से होती है, जैसे मुख्यतः में साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। साबुत खाद्यान्न में चोकर, ब्राउन राइस, ये सब आते हैं, इसको आप समझिए। ठीक है, जिसको खलचोइया बोलते हैं देहात में। तो इसके मुख्य स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है आपको, तो साबुत खाद्यान्न याद रखना है, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये सब चीज़ में क्या होता है, रुक्षांश मौजूद रहता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये रुक्षांश जो है ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। देखिए, रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में काफ़ी सहायता करते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, भले ही इससे हमको पोषक तत्व कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारे शरीर में जो बिना पचे भोजन है उसको बाहर निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको VVI आप मान के चलिए, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी एराइज हुआ है इस पॉइंट को लेकर। अब आते हैं हम लोग जल के बारे में पढ़ते हैं। जल के बारे में एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, तो एनसीईआरटी में कहा गया है कि भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब आप जो शरीर में पोषक लेते हैं उसको अवशोषित डाइजेस्ट करने में जल जो है क्या है, वो मदद करता है। ठीक है, उसको अवशोषित करने में। उसके बाद जल का क्या उपयोग है, अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, को शरीर से बाहर निकालने में ये सहायता करता है जल। अब जल का 2 इम्पोर्टेंस हम लोग समझ गए। अब इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, तो प्राप्ति या तो आप जल डायरेक्ट पी लीजिए, या फिर दूध पीजिएगा तो भी जल मिल जाएगा, चाय पीजिएगा तो भी मिल जाएगा, खाद्य पदार्थ भी खाइएगा, जैसे टमाटर खाइए, गाजर खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तो भी आपको जल मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप जल को एब्जर्व कर सकते हैं।
अब एनसीईआरटी ने आहार को परिभाषित किया है कि आहार क्या है। तो सिंपल तरीका से इन्होंने लिखा है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उन्हें आहार कहते हैं। ठीक है। अब बताया है कि संतुलित आहार क्या है। तो इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो, मतलब आपके शरीर में जितनी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हो, तो उसको क्या कहेंगे, उस पोषक तत्व को हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही मिल रहा है। ठीक है। और आगे उल्लेख किया गया है कि यदि आप छिलका हटाकर सब्जियां या फलों को धोते हैं, मतलब छिलका उसको छील कर उसके बाद धोते हैं, तो बताया गया कि भैया इसमें विटामिन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चावल दाल को यदि आप बार बार धो रहे हैं तो उसमें विटामिन और खनिज लवण जो रहती है उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, वो धीरे धीरे घट जाएंगे। उसके बाद यदि आप भोजन को पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होता है भोजन को पकाने से नष्ट हो जाता है। और जब भोजन में आप जल डालिएगा, जैसे पानी डालते हैं और उसके बाद पका लिए, फिर पानी को क्या करिएगा, फेंक दीजिएगा। जब फेंक दीजिएगा तो प्रोटीन और खनिज लवण कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। इस चीज़ को एनसीईआरटी ने बताया है। उसके बाद वसा युक्त भोजन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि तली हुई चीज़ें, ठीक है, जैसे समोसा हो गया, पूड़ी हो गया, मलाई हो गया, पेड़ा, इन सब चीज़ों को वसा युक्त भोजन कहा गया है। यदि आप ज़्यादा वसा का सेवन करते हैं तो आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, मोटापे का कारण बताया गया है कि वसा युक्त भोजन यदि करिएगा तो मोटा हो जाइएगा। उसके आगे आपका अभावजन्य रोग के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको किसे कहते हैं, तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डिजीज हो रहा है आपको और उसमें पोषक तत्वों की कमी है तो उसको क्या बोलेंगे, अभावजन्य रोग। इसमें बताया गया कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन की यदि आपकी कमी हो जाती है, एरो का मतलब आप कमी समझिएगा, ठीक है, नीचे, और इसी एरो के यदि हम ऊपर देंगे तो समझ जाइएगा वृद्धि, तो आपका वृद्धि अवरोध हो जाएगा। प्रोटीन की कमी होगी तो आप नहीं बढ़ पाइएगा, जितनी चक्का है उतना ही चक्का रह जाइएगा। ठीक है, तो वृद्धि अवरोध हो जाएगा, चेहरे पर सूजन हो जाएगा, बालों का रंग उड़ना, ठीक है, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी आपको होने लगेगी और पेचिश होगा। ठीक है, तो इस 5 चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रोटीन की कमी होगी तो आपको क्या क्या हो सकता है। इसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यदि दोनों चीज़ों की कमी हो जाती है तो आप बहुत दुबले पतले हो जाएंगे, चलने में असमर्थ हो जाएंगे। एनसीईआरटी में एक सारणी दिया गया है जिसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोगों के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे विटामिन ए, इससे क्या होगा, आपको क्षीणता दृष्टिहीनता, मतलब कम दिखाई देगा, आँख की बीमारी हो जाएगा। इसके लक्षण क्या है कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ठीक है, उसी प्रकार से विटामिन B1 जिसको वेरी रोग होता है, इसके कमी से इसमें क्या होगा कि दुर्लभ पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होगा, इसमें क्या होगा, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो मसूड़े से खून निकलना शुरू होगा और घाव भरने में, अगर आपको घाव हो जा रहा है तो काफ़ी समय लगेगा। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपको रिकेटस हो जाएगा, इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, अस्थियाँ आपके माने हड्डी आपका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अस्थियाँ और दंत क्षय, ठीक है, अस्थियाँ कमजोर होगी और दंत क्षय होगा, कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेघा रोग हो जाएगा आपको। इसको ही बोला जाता है क्या, ग्वाइटर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कहीं ग्वाइटर लिख देगा तो आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा। ठीक है, ग्वाइटर को ही घेघा रोग बोला जाता है। इसमें क्या होगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ठीक है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आयोडीन की कमी से ही होता है। अगर आपके अंदर लोहा की कमी हो जाए तो क्या होगा, अरक्तता, इससे क्या होगी, कमज़ोरी हो जाएगी। आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको कमज़ोरी हो जाएगी। तो ये जो 7 पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी अपलोड रहेगा, दोनों जगह से आप लेकर रीडिंग कर सकते हैं, रिवीजन इस चीज़ों का कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसा लगा और आगे कंटिन्यू इसको किया जाए।
तो कैसा रहेगा। दोनों चीज़ के बारे में ज़रूर उल्लेख करिएगा ताकि इस सीरीज़ को हम आगे तक 12th तक आपको पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।